जय हिंद दोस्तों। 1993 में भारत ने रक्षा के क्षेत्र में इतिहास का सबसे बड़ा कदम उठाया और भारत सरकार ने देश के वैज्ञानिकों की सलाह पर आईजीएमडीपी की शुरुआत से। ये आईजीएमडीपी क्या चीज है? ये है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में ऐसा क्या खास था? इस प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में मध्यम दूरी की दुनिया की सबसे तेज और आधुनिक मिसाइलें बनाने का निर्णय लिया। तो क्या कोई सफलता हाथ लगी? नहीं, सरकारों की लेट लतीफी के चलते प्रोग्राम दौड़ने के बजाय रेंग रहा था। तो आखिर इसने गति पकड़ी 1990 खाड़ी युद्ध, जिसे गल्फ वॉर भी कहते हैं, उसके खत्म होने के बाद भारत के वैज्ञानिकों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और सरकार से कहा, अगर अभी भी आपने कोई कदम नहीं उठाए तो ये हमारे देश की रक्षा के लिए सबसे घातक होगा। तो क्या सरकार ने कुछ किया था? कम से कम सरकार के कान पर जूं तो रेंगना शुरू कर ही दी थी। इसके बाद आए भारत के मिसाइल टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भाई साहब, मैं क्या करूं इनके बारे में। इनकी तारीफ तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। ये भारत के महानतम वैज्ञानिकों में से एक और सच्चे देशभक्त, जिसने अपनी आखिरी सांस भी देश के नाम कर दी। इनके बारे में एक वीडियो अलग से जरूर बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बनाएंगे हम भारत का ब्रह्मास्त्र को। कलाम साहब ने ऐसा क्या किया? कलाम साहब ने 2 फरवरी 1998 में रशिया के डिफेंस मिनिस्टर एन मिठाइलोव के साथ मॉस्को में एक समझौता साइन किया, जिसके बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस की नींव रख दी गई। यह समझौता भारत के डीआरडीओ और रशिया के एनपीओएम के बीच हुआ था और इस तरह से भारत और रशिया ने पूरी दुनिया की अकेली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को बनाने की शुरुआत करी। इस मिसाइल में भारत की 50.5% और रशिया की 49.5% हिस्सेदारी तय की गई। पर इसका नाम ब्रह्मोस कैसे पड़ा? इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मॉस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। और इसका पहला सफल परीक्षण कब हुआ? रक्षा के क्षेत्र में भारत के इतिहास की ये तारीख सोने के अक्षरों से लिखी गई है। इसका पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को ओडिशा के 2 पुस्तक से किया गया था और आज ये मिसाइल भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों का हिस्सा है। अब बात करते हैं इसके इंजन की। उसके बारे में बताने से पहले एक जरूरी बात। मैं जब ब्रह्मोस की वेबसाइट को सर्च कर रहा था, हाँ, ब्रह्मोस की एक वेबसाइट भी है, तो इस वेबसाइट के कुछ पेजेस को इंटेंशनल यानी जानबूझकर भारत सरकार ने ब्लॉक कर रखा है। यानी भारत सरकार इस मिसाइल से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में साझा नहीं करना चाहती। ब्रह्मोस की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं ऐसी कोई भी जानकारी साझा नहीं करूंगा जो मुझे नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, जिसमें पहली स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन उसे सुपरसोनिक स्पीड तक ले जाते हैं। उसके बाद दूसरी स्टेज में उसके अलग होने पर लिक्विड प्रोपेलेंट रैम जेट इंजन मिसाइल को माक 3 की रफ्तार तक लेकर जाता है। यहां मैं एक बात और क्लियर कर दूं, ब्रह्मोस की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसकी स्पीड माक 3+ क्लेम की गई है, जबकि असलियत में उसकी रफ्तार पब्लिक डोमेन में किसी को नहीं पता। अच्छा, ब्रह्मोस मिसाइल में कौन सा प्रोपेलेंट इस्तेमाल किया जाता है? ये जानकारी टॉप सीक्रेट है और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। सॉलिड प्रोपेलेंट और लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन कैसे काम करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड प्रोपेलेंट की। सॉलिड प्रोपेलेंट पर आधारित रॉकेट इंजन ज्यादा सिंपल और भरोसेमंद होते हैं। एक बार आग लगाने के बाद जब तक कि उनका एक एक कण जल नहीं जाएगा, तब तक उन्हें रोकना नामुमकिन है। अच्छा, कौन सा फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है इसमें? सॉलिड प्रोपेलेंट पर आधारित रॉकेट इंजन में 3 चीजें होती हैं। पहला फ्यूल, दूसरा ऑक्सीडाइजर और तीसरा उन दोनों को आपस में बांधे रखने वाला एजेंट। सॉलिड रॉकेट फ्यूल में आमतौर पर एल्यूमिनियम पाउडर, कैस्टर और अमोनियम नाइट्रेट या परक्लोरेट से मिलकर बनता है। पर बड़ा सवाल यह है, इसको चलाने के लिए ऑक्सीजन कहां से आएगी? देखो, शुरुआत में इन्हें जलाने के लिए एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उसके बाद इनकी केमिकल रिएक्शन से ही ऑक्सीजन इन्हें मिलती रहेगी। अब जानो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल का फायदा। इस तरह के इंजन ज्यादा सिंपल होंगे, लेकिन इसका एक नुकसान ये कि आप इसकी रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर एक बार चला तो फ्यूल खत्म होने तक चलता ही जाएगा। लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन ज्यादातर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या यूरेनियम केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। इनको हाई प्रेशर पर स्टोर करके रखना एक मुश्किल काम है। लिक्विड फ्यूल पर आधारित रॉकेट सॉलिड फ्यूल के मुकाबले शुरुआत में कम थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं।
इनका सबसे बड़ा फायदा है कि इनकी रिएक्शन का रेट कंट्रोल किया जा सकता है। अब बताता हूं आपको रैमजेट इंजन, जिनकी वर्किंग एक रैमजेट इंजन में होती है। इस इंजन में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। इसमें सामने से हवा आएगी और कोन शेप की वजह से कंप्रेस होगी, फिर खुली जगह मिलने पर एक्सपैंड होगी, जिसमें मिलाया जाएगा फ्यूल और लगाई जाएगी आग। इतने में होगा धमाका और ये देगा आपको एक जबरदस्त रफ्तार। ब्रह्मोस मिसाइल की नाक पर यह कैप क्यों लगाया जाता है? ताकि मिसाइल के रैमजेट कोर को कोई भी नुकसान न हो और इसमें पानी भी न जाए। मैक 3+ का मतलब क्या है? मैक नंबर का मतलब होता है किसी वस्तु की रफ्तार का ध्वनि की रफ्तार से तुलना, और मैक 3+ का अर्थ है ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज गति से चलना, और मैक 1 को हम ध्वनि की रफ्तार मानते हैं। अब बात करते हैं इसमें लगे गाइडेंस सिस्टम की, यानी अपने निशाने के हिलने डुलने के समय ये अपनी दिशा कैसे बदलती है। ब्रह्मोस की नाक के पीछे एक सीकर लगाया जाता है। इसका काम अपने टारगेट को ढूंढकर उसकी सही लोकेशन का पता लगाना होता है। इस सीकर में थर्मल इमेजिंग, इंफ्रारेड इमेजिंग और प्लेटफॉर्म स्टेबलाइजेशन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मतलब टारगेट चाहे रुका हुआ हो या चल रहा हो, छुपा हुआ हो या उजागर हो, एक बार लॉक हुआ तो बचेगा नहीं। ब्रह्मोस मिसाइल के सीकर के पीछे लगा होता है कंट्रोल सिस्टम, जो सीकर के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर मिसाइल को सही रास्ते पर रखता है। अच्छा, और अगर रास्ता बदलना पड़े तो? ये बीच में कोई बाधा आ जाए तो? यही तो कमाल है इस मिसाइल का। इस मिसाइल में लगा कंप्यूटर तुरंत मिसाइल के फिन्स की सहायता से इसका रास्ता बदलकर नया रास्ता बना देता है। मतलब दुश्मन जितना चाहे उतना नाच ले, पर इसे अपने लक्ष्य से हटाना लगभग नामुमकिन है। चलो, ये तो पता चल गया कि दुश्मन का इससे बच पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या ये खुद को बचा पाएगी? मतलब क्या ये रडार पर पकड़े जाने से बचेगी? बचेगी। रडार पकड़ भी लेगा तो क्या कर लेगा? इसे रोकना बहुत मुश्किल है। क्या S-400 इसे रोक सकता है? देखो, मैं इस बहस में नहीं पढ़ने वाला। अपने पास दोनों हैं, एक हाथ में ब्रह्मोस पर दूसरे में S-400। पर एक चीज मैं 100% सिक्योरिटी के साथ कह सकता हूं, वो ये कि छोटे मोटे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तो इसका पता भी नहीं चलेगा कि कहां से ये आई और कहां गई। हाल ही की घटना में गलती से हमारी एक ब्रह्मोस मिसाइल बिना किसी वॉरहेड के हरियाणा के सिरसा से उड़ गई, पर ठीक 3 मिनट 44 सेकंड बाद पाकिस्तान के मियां चन्नू में जा गिरी। ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में ब्रह्मोस 124 किलोमीटर अंदर जाकर गिरी थी और सारे रडार और चाइनीज मिसाइल डिफेंस सिस्टम बस देखते ही रह गए। हालांकि ये एक्सीडेंट था, पर अच्छी बात ये थी कि किसी की जान नहीं गई। यहाँ मैं एक बात और ऐड कर दूं कि ब्रह्मोस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी ये अपने आप को रडार से बचा सकती है। पर इसमें कौन सी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है, क्योंकि ये एक मिलिट्री सीक्रेट है। क्या पानी, हवा और जमीन के टारगेट को ये एक ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पहचानती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पानी पर तैरते हुए टारगेट के लिए ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करती है और जमीन के टारगेट के लिए जीपीएस और नाविक का इस्तेमाल करती है, और हवा में उड़ते हुए टारगेट को नष्ट करने के लिए ये एक्टिव और पैसिव रडार का भी इस्तेमाल करती है। अब सुनो कमाल की बात। ब्रह्मोस जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई से लेकर 14,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकती है। इतना नीचे उड़ने की वजह से रडार से इसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, ये बताओ, ये कितनी दूरी पर हमला कर सकती है? ब्रह्मोस के शुरुआती वेरिएंट 450 किलोमीटर तक हमला कर सकते थे, पर अब इसकी रेंज बढ़ाकर 800 किलोमीटर कर दी गई है। क्या ब्रह्मोस न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जा सकती है? हाँ जी, हवा, पानी और जमीन तीनों से ब्रह्मोस कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ब्रह्मोस को लेकर भारत के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? हमारे वैज्ञानिक ब्रह्मोस 2 को डेवलप कर रहे हैं, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, और ऐसा होने के बाद इस मिसाइल को पूरी दुनिया में कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा। शॉर्ट में कहूं तो ये बनेगी भारत का असली ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मोस मिसाइल में क्रूज शब्द का क्या मतलब है? देखिए, मिसाइलों में 2 तरह के इंजन का प्रयोग किया जाता है, एक जेट इंजन, दूसरा रॉकेट इंजन। जेट इंजन इस्तेमाल करने वाली मिसाइलों में क्रूज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और क्योंकि ब्रह्मोस में रैमजेट इंजन का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए इसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है।
भारत की ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि रॉकेट इंजन का इस्तेमाल करती है, इसीलिए उसे क्रूज मिसाइल नहीं कहते। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।